बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोक्योरमेंट में आज देखते हैं कंट्रोलिंग कॉस्ट इज बेटर देन नेगोशिएशन कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट काफ़ी पीछे जा चुकी है, तो स्टार्टिंग तो हमारा बेसिक प्रोक्योरमेंट ही था, फिर वो सप्लाई चेन आ गई, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गई। तो कंट्रोलिंग कॉस्ट इज बेटर देन नेगोशिएशन कॉस्ट। नेगोशिएशन से बेहतर है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करें। कॉस्ट कंट्रोल करना एक्चुअली दो तरह के स्ट्रेटजीज होते हैं। अगर तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है फिर आप नेगोशिएशन कर लें, और अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है आपकी तो फिर आप कॉस्ट को कंट्रोल करें, फिर नेगोशिएशन ना जाए। नेगोशिएशन वन टाइम बेनिफिट होता है, और नेगोशिएशन में आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। मतलब आपकी जो वर्किंग होती है नेगोशिएशन से पहले वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप मार्केट में कितने कंपटीटर हैं उनको सोर्स करते हैं, फिर उनसे कोटेशन लेते हैं, फिर प्राइस कंपैरिजन करते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि लोएस्ट प्राइस कहाँ तक जा सकती है। और फिर उन लोएस्ट प्राइसेस के अंदर जो लोएस्ट होती है आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको भी नेगोशिएट करना चाहते हैं कि अब मैं इस लोएस्ट को और लोएस्ट के ऊपर लेके जाऊं। तो अब उसको और लोअर साइड के ऊपर ले जाने के लिए आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट के रिलेटेड के जी, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट के कितने सप्लायर हैं, और इसी तरह की और जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप वो कर लेंगे तो फिर आप अपने सप्लायर को बैठाएंगे कि आओ भाई ये तो तुम जो दे रहे हो ये तो मुनासिब प्राइस नहीं है, और आप अपना फिर जो भी आर्गूमेंट है, जो भी लॉजिक है प्राइस के रिलेटेड वो उसको प्रेजेंट करेंगे कि ये देखो भी ये ऐसे 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 है, तो ये तो प्राइस तुम्हें कम करनी पड़ेगी। तो ये नेगोशिएशन जो है ठीक है, अगर आपने वन टाइम करना है या कोई शॉर्ट टाइम स्ट्रेटजी है तो आप नेगोशिएशन कर लें। अदरवाइज कंट्रोलिंग कॉस्ट इज बेटर देन नेगोशिएशन कॉस्ट। अब कंट्रोलिंग कॉस्ट क्या है कि आपने ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आपने बनानी है। सम टाइम आप जो लोग ज़रा ज़्यादा लंबे अरसे से काम कर रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सम टाइम जो एग्जिस्टिंग होती है मैनेजमेंट वो इस स्ट्रेटजी के ऊपर चली जाती है, या चेंज मैनेजमेंट की सूरत में भी इस स्ट्रेटजी के ऊपर नई मैनेजमेंट चली जाती है, या जब बिजनेस थोड़ा मार्केट थोड़ी डाउन होती है, या जैसे आजकल की सिचुएशन है पाकिस्तान में बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी नेगोशिएशन को कोई नहीं प्रेफर करेगा। आप कितनी आइटम्स के लिए कितनी दफ़ा नेगोशिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, नेगोशिएट नहीं किया जाता। तो जब भी मार्केट बिजनेस कम होगा तो भी कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। अब कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो हम उनमें से कुछ एक दो को आज देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिर नेक्स्ट हो सकता है ये कुछ 2 4 5 6 आगे सिलसिला चले लेक्चर्स तक। तो आज कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए देखते हैं कि बेसिक एक दो चीज़ें कौन सी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1 तो आप ये देखेंगे, आपसे मुराद है कि ऑर्गेनाइजेशन देखेगी या मैनेजमेंट देखेगी या वो आदमी जिसने फाइनली उस रिक्विजिशन को अप्रूव करना है प्रोक्योरमेंट के लिए कि जी ठीक है आप इसको करें, प्रोक्योर करें, तो वो सोचेगा, या प्रोक्योरमेंट वाले भी सोच सकते हैं। जो प्रोक्योरमेंट हेड है वो भी डिसाइड कर सकता है कि भाई क्या हमें वाकई इसकी ज़रूरत है, रिक्विजिशन तो डिपार्टमेंट ने कर दी है, तो वो भी मैनेजमेंट को जाके सजेशन दे सकता है कि सर इसके लिए तो ये अल्टरनेट हो सकता है या इसकी ज़रूरत नहीं है, इस हिसाब से जो भी उसका लॉजिक हो। तो वो लॉजिक देखते हैं कि क्या हो सकता है। नंबर 1 कि क्या वाकई आपको ज़रूरत है, और ये आप जिस वक्त नीड अराइज होती है, नीड की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसी वक्त आपको डिसाइड करना पड़ता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट की नीड है वो कर सकता है, या जिसने उस रिक्विजिशन को
साइन करना है वो कर सकता है, या आगे तक जिसको भी डिसीजन मेकिंग में रखा गया है तो वो देखेगा कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, क्या इसी आइटम से ज़रूरत पूरी हो सकती है या कुछ अल्टरनेट हम अरेंजमेंट कर सकते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो इस सिलसिले में जब मुझे ये प्रैक्टिकली समझ आई तो मैं एक कोरियन कंपनी में था, वहाँ पे उनके डिफरेंट टर्मिनल थे बहुत सारे, और हर टर्मिनल के ऊपर एक जनरेटर लगा हुआ था। ये थोड़ा पीछे की बात है तो उस वक्त लोड शेडिंग बड़ी आम थी कि जैसे 2-2, 3-3 घंटे लाइट बंद रहती थी और बहुत बुरा हाल था कुछ साल पहले तक। तो अच्छा, हर टर्मिनल के ऊपर जनरेटर लगे हुए थे बड़े, जो उस वक्त शायद कोई 15-20 लाख रुपए का आता था शायद, एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है, लेकिन हैवी अमाउंट उसके ऊपर खर्च होती थी जनरेटर के लिए। तो उसके ऊपर टर्मिनल के जितने एसी थे वो चलते थे, लाइटिंग चलती थी, आईटी का जो भी कंप्यूटर सिस्टम वो सारा चलता था, तो इसलिए हैवी ड्यूटी जनरेटर वहाँ पे लगे होते थे। तो अब एक नया टर्मिनल बना, तो अब टर्मिनल थोड़ा छोटे इलाके में था और वहाँ पे जनरेटर की भी ज़रूरत थी। बाकी चीज़ें जैसे अरेंज की गई कि जी नया टर्मिनल बन रहा है तो ये सब चीज़ें ये रिक्वेस्ट है, एक लंबी लिस्ट आ गई, उसमें एक जनरेटर की भी डिमांड थी। अब वो जो उसके ऊपर हैवी कॉस्ट आ रही थी, इससे कि उसके ऊपर 15 लाख रुपए का खर्च आ रहा था, फर्ज कर लेते हैं। तो अब जब फाइनली वो साइन होते हुए सारा रिक्विजिशन आ गई प्रोक्योरमेंट वालों के पास, जब परचेज ऑर्डर इशू करके सारा कुछ वर्किंग भी हो गई उसको जनरेटर को परचेज करने के लिए, जब परचेज ऑर्डर बन के तो फाइनेंस वालों के पास गया तो उन्होंने कहा कि जी ये तो अभी पेमेंट यानी एडवांस पेमेंट का शायद उसमें था कुछ, तो वो बिफोर सप्लाई जो है ना डिलीवरी अभी नहीं हुई थी। तो परचेज ऑर्डर गया पेमेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत बुरे हालात हैं, अभी तो सैलरी बड़ी प्रॉब्लम में है, तो ये एकदम से इतनी अमाउंट तो हम नहीं निकाल सकते। तो वो मैटर फिर वापस ऊपर गया टॉप मैनेजमेंट के पास कि जी टर्मिनल की तो ओपनिंग है और वो इस तरह से फलां कोरियन साहब आ रहे हैं, तो वो तो नाराज़ हो जाएंगे कि जी जनरेटर क्यों नहीं है अगर वहाँ लाइट बंद हो गई। तो फिर उसका हल निकाला कि यार ये क्या यूपीएस से काम नहीं चल सकता कि हम अगर 2-3 घंटे तक उसको बैकअप दे दे यूपीएस, तो उससे काम चला लें या कुछ बैटरी ज़्यादा ऐड कर लें। तो जब उसके ऊपर वर्किंग की गई तो वो कॉस्ट बहुत ही मामूली सी रहेगी, जैसे से 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपया, तो काम वो भी उतना ही कर रहा था। तो ये इट मीन्स के कॉस्ट आपने कैसे कंट्रोल करनी है, क्या आपकी वो जो नीड है उसकी जब किसी को ज़रूरत पड़ रही है कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो क्या एक्चुअली उसको वही चाहिए जो वो रिक्विजिट कर रहा है या उसके अल्टरनेट कुछ चीपर भी पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि जी क्वांटिटी कितनी चाहिए। सम टाइम कुछ ऐसी आइटम होती हैं कि अगर किसी को जो कंज्यूमेबल हो या रिपीट ऑर्डर में मतलब मंथली कंज्यूम होती रहे, तो स्टोर वालों की कोशिश होती है कि अच्छा जी ये एक्चुअल तो हमें 5 चाहिए पीस, लेकिन आप ऐसे करें 8 मंगवा के रख लें, 3 पड़े रहेंगे। तो अब वो जो 3 पड़े रहेंगे वो एक्सेस आपकी इन्वेंट्री है, तो अगर उसकी नेक्स्ट मंथ में रिक्वायरमेंट होनी है और आपने ऐसे ही रख ली है कि जी कुछ और आइटम एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपने अगर यही प्रैक्टिस हर आइटम के ऊपर रहेगी तो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि आपको स्टोर भी बड़ा चाहिए, आपको स्टाफ भी ज़्यादा चाहिए, आपको मतलब हर किस्म की कॉस्ट बढ़ जाती है। सिर्फ एक चीज़ के बढ़ने से आपका टोटल जो वेयर हाउस मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री की कॉस्ट, वो सब बढ़ जाती है। तो ये भी कोई भी बंदा लाइन में जो है स्टोर वेयर हाउस से लेके प्रोक्योरमेंट तक और टॉप मैनेजमेंट तक, वो इसको कंट्रोल कर सकता है कि जी ये इतनी क्वांटिटी नहीं, अगर आपको मंथली 10 पीस चाहिए तो आप 5 लें और हफ्ते 10 दिन बाद फिर 5 और ले लें।
तो ना कि आप 2 माह का स्टॉक एक ही दफ़ा रख लें। तो इस तरह से भी आप कॉस्ट को